तो दोस्तों नेटफ्लिक्स की तरफ से एक बेहतरीन रोमांटिक एक तरह से कॉमेडी मूवी देखने को मिल रही है इस क्रिसमस पे दोस्तों, जिसका टाइटल है आवर लिटिल सीक्रेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है 2024 की एक बेहतरीन मूवी है जो कि हमें देखने को मिल रही है और अभी ये रिलीज़ कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ कर दी गई है कुछ जगह पर, और कई जगह पर इसे 27 नवंबर 2024 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 27 नवंबर 2024 को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हो। बाकी 101 मिनट इसकी रनिंग लेंथ है। इस मूवी के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है, और बाकी यदि और भी जानकारी आपको जाननी है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। आवर लिटिल सीक्रेट एक आगामी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन स्टीफन हेरेक ने किया है और हैली डेडोमिनिस ने इसे लिखा है। इसमें लिंडसे लोहान के साथ इयान हार्डिंग, टिम मीडोज, जॉन रुडनित्स्की, जूडी रेयस, हेनरी चेरनी, क्रिस पार्नेल और क्रिस्टिन चेनोवेथ जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स के साथ लोहान की रचनात्मक साझेदारी का एक हिस्सा थी, जिसके तहत उन्होंने इस परियोजना का कार्यकारी निर्माण भी किया। हमारा छोटा रहस्य एवरी लोहान की कहानी है जो अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ अपना पहला क्रिसमस मना रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पूर्व प्रेमी भी छुट्टियों के जश्न का हिस्सा है और वह अपने रोमांटिक इतिहास को छिपाने का फैसला करती है। जनवरी 2024 में अटलांटा में इसका निर्माण शुरू हुआ और अगले महीने के अंत में समाप्त हुआ। इसे 27 नवंबर 2024 को स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया जाना है। आधार: दो नाराज पूर्व प्रेमी एक ही छत के नीचे क्रिसमस बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके वर्तमान साथी भाई बहन है। एक रालना: लिंडसे लोहान एवरी के रूप में, इयान हार्डिंग लोगन, क्रिस्टिन चेनोवेथ एरिका के रूप में, जॉन रुडनित्स्की कैमरून, केटी बेकर कैसी के रूप में, जेक ब्रेनन कैलम के रूप में, डैन बुकाटिन्स्की लियोनार्ड, टिम मीडोज स्टेन के रूप में, जूडी रेयस मार्गरेट के रूप में, ऐश सैंटोस सोफी के रूप में, हेनरी चेरनी मिशेल, बॉबी ईक्स चेरिल, क्रिस पार्नेल पशुचिकित्सक, ब्रायन अंगर पॉल के रूप में। उत्पादन: 22 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि लिंडसे लोहान अटलांटा में चल रही प्रमुख फोटोग्राफी के साथ आवर लिटिल सीक्रेट में अभिनय करेंगी और फरवरी के अंत तक चलेगी। 1-2 क्रिस्टिन चेनोवेथ, इयान हार्डिंग, जॉन रुडनित्स्की, क्रिस पार्नेल, टिम मीडोज, डैन बुकाटिन्स्की, हेनरी कजरनी, कैटी बेकर, ऐश सैंटोस, जेक ब्रेनन और ब्रायन अंगर को भी अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 3 स्टीफन हेरेक को उनके पहले निर्मित स्क्रीनप्ले क्रेडिट में हैली डेडोमिनिस द्वारा लिखित स्क्रिप्ट से निर्देशन के लिए तैयार किया गया था। माइक इलियट और लिसा गुडिंग ने निर्माता के रूप में काम किया। जोसेफ पी. जेनियर ने फिल्म का कार्यकारी निर्माण किया। 4 यह परियोजना लोहान की नेटफ्लिक्स के साथ दो चित्र साझेदारी का एक हिस्सा है। लोहान ने अपनी पिछली नेटफ्लिक्स परियोजनाओं की तुलना में इस फिल्म को अधिक जमीनी और भरोसेमंद बताया। उन्होंने कहा, मुझे यह पसंद है क्योंकि मेरा किरदार एक बहुत ही वास्तविक जीवन, रोमांटिक संघर्ष से गुजरता है, जहां वह अपने अतीत से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसके साथ उसका पहले रिश्ता था, और यह एक तरह की रसाक्षी की स्थिति है जहां उसे नहीं पता कि क्या करना है। 6 एमिली बेयर ने मूल स्कोर की रचना की। 7 लोहान और हार्डिंग ने खुलासा किया कि उन्होंने पहले अपने पात्रों के बीच अधिक संवेदनशील क्षणों को फिल्माया, जिससे उन्हें अजीब दृश्यों की शूटिंग से पहले उनके संबंध और वे कितने करीब थे यह समझने का मौका मिला। 8 हार्डिंग ने कहा कि लोहान के साथ अभिनय करने का अवसर उन्हें इस परियोजना की ओर आकर्षित करता है। 9 चेनोवेथ ने कहा कि खलनायक की भूमिका निभाने के उनके प्यार ने उन्हें इस किरदार की ओर आकर्षित किया और इसकी तुलना अटलांटा के रियल हाउसवाइफ से की। 10 उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म का बहुत सारा हिस्सा साउंड स्टेज पर शूट किया गया था। 11-12 रिलीज: नेटफ्लिक्स द्वारा आवर लिटिल सीक्रेट को 27 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना है। 13
फिल्म की स्क्रीनिंग लॉस एंजल्स के बे थिएटर में उसी दिन से शुरू होने वाली है। 14 माइक इलियट एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और लेखक है। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण या सहनिर्माण किया है, एक जिसमें डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2 प्रारंभिक जीवन। माइक इलियट का जन्म वेंचुरा, कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण बेंड, ओरेगन के ठीक बाहर हुआ। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से सोवियत अध्ययन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। विभिन्न टेलीविजन और फिल्म कंपनियों में प्रशिक्षु पदों पर काम करने के बाद इलियट ने स्वतंत्र फिल्म निर्माता रोजर कॉर्मन के लिए इंटर्नशिप करते हुए अपनी स्थिति बनाई और अंततः कॉर्मन के कॉनकॉर्ड न्यू होराइजन्स में उपाध्यक्ष बने, जहां उन्होंने शोटाइम जैसी साझेदार कंपनियों के साथ संपर्क अधिकारी और निर्माता के रूप में काम किया। 3 इलियट ने कहा है कि यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां हमने अपने कंधे उचका दिए और धीरे धीरे महसूस किया कि नाट्य बिक्री कारक से अधिक प्रतिष्ठा के बारे में था। बॉक्स और कलाकार अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 4 1995 में इलियट ने रॉब केर्चनर और जो जेनियर के साथ कैपिटल आर्ट्स एंटरटेनमेंट की सहस्थापना की। 5 इलियट और कैपिटल आर्ट्स एंटरटेनमेंट डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल बाजार में अग्रणी बन गए और कैस्पर मीट्स वेंडी, एडम्स फैमिली रियूनियन, द प्रिंस एंड मी 2, अमेरिकन पाई प्रेजेंट्स, बैंड कैंप और टाइम कॉप 2, द बर्लिन डिसीजन जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इलियट ने आफ्टर द स्टॉर्म, वॉर गेम्स, द डेड कोर, द आई, द परफेक्ट हॉलिडे, रॉग असैसिन और कॉमिक बुक विलेंस का निर्माण किया है। उन्होंने 2008 में बीथोवेन के बिग ब्रेक पर अपना निर्देशन पदार्पण किया, जबकि 2011 में डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज किए गए ब्लू क्रश 2 के निर्देशन में उनका दूसरा प्रयास रहा। इलियट के नवीनतम क्रेडिट में ल्यूक गॉस और विंग रैम्स अभिनीत डेथ रेस 3, इन्फर्नो, गैरी डेनियल और पीटर वेलर अभिनीत फोर्स्ड टू फाइट और डैनी ट्रेजो के साथ डेड इन टॉम्बस्टोन शामिल है। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक श्रेय 1991 भीतर का आतंक टू निर्माता, 1992 ब्लडफिस्ट 3 लड़ने के लिए मजबूर सहनिर्माता, ब्लडफिस्ट 4 डाई ट्राइंग निर्माता, 1994 ब्लडफिस्ट वी मानव लक्ष्य निर्माता, पिताजी जब तक आप लॉन की घास नहीं काट लेते तब तक कोई मिठाई नहीं निर्माता, 1995 60 फुट सेंटरफोल्ड का हमला कार्यकारी निर्माता, 1997 कैस्पर एक उत्साहपूर्ण शुरुआत निर्माता, 1998 कैस्पर की वेंडी से मुलाकात निर्माता, एडम्स परिवार का पुनर्मिलन निर्माता, रिची रिच की क्रिसमस इच्छा निर्माता, 2003 बीथोवेन का 5वां निर्माता, 2005 अमेरिकन पाई प्रस्तुत बैंड कैंप निर्माता, 2008 वॉर गेम्स द डेड कोर निर्माता, बीथोवेन की बड़ी सफलता निदेशक, लिंडसे डी लोहान बटा एल.ओ. एन बटा एल.ओ.एच. एन, जन्म 2 जुलाई 1986। 4 एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका, गीतकार, निर्माता और व्यवसायी है। न्यूयॉर्क शहर में जन्मी और लॉन्ग आइलैंड में पलीबरी लोहान को 3 साल की उम्र में फोर्ड मॉडल्स में साइन किया गया था। वह 10 साल की उम्र में सोप ओपेरा अदर वर्ल्ड में एक नियमित रूप से दिखाई दी और उनकी सफलता 1998 की वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की फिल्म द पेरेंट ट्रैप से मिली। फिल्म की सफलता के कारण उन्हें बाद की डिज्नी परियोजनाओं में अभिनय करने का मौका मिला। टेलीविजन फिल्में लाइफ साइज 2000 और गेट ए क्लू 2002 और बड़े पर्दे की प्रोडक्शंस फ्रीकी फ्राइडे 2003। लोहान के शुरुआती काम ने उन्हें बचपन में स्टारडम दिलाया, जबकि किशोर कॉमेडी मीन गर्ल्स 2004 ने एक किशोर आदर्श के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि की और उन्हें एक अग्रणी हॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 5 लोहान ने कैसाब्लांका रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया और 2 स्टूडियो एल्बम जारी किए, प्लैटिनम प्रमाणित स्पीक 2004 और गोल्ड प्रमाणित ए लिटिल मोर पर्सनल रॉ 2005। उन्होंने हास्य फिल्मों हर्बी, फुली लोडेड 2005 और जस्ट माई लक
2006 में भी अभिनय किया। अपनी विविधता दिखाने के लिए लोहान ने ए प्रेरी होम कंपेनियन और बॉबी, दोनों 2006, और चैप्टर 27, 2007 जैसी स्वतंत्र फिल्मों में भूमिकाएं चुननी शुरू की। 2006 की ड्रामेडी जॉर्जिया रूल के फिल्मांकन के दौरान उनके कथित व्यवहार ने व्यक्तिगत संघर्षों की एक श्रृंखला की शुरुआत की, जिसने अगले दशक के अधिकांश समय तक उनके जीवन और करियर को प्रभावित किया। अपने लगातार कानूनी मुद्दों, अदालती पेशियों और पुनर्वास सुविधाओं में रहने के कारण वह टैब्लॉइड प्रेस की सुर्खियों में छा गईं। अभिनय में वापसी के प्रयास में वह लिज एंड डिक 2012 और द कैनियंस 2013 में दिखाई दीं। 2013 में ओपरा विनफ्रे के मार्गदर्शन में लोहान ने डॉक्यूसीरीज लिंडसे 2014 फिल्माई, जिसमें उन्हें काम पर लौटते हुए दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने लंदन वेस्ट एंड प्रोडक्शन स्पीड प्लो 2014 में अपना स्टेज डेब्यू किया। कॉमेडी सीरीज सिक नोट 2018 के दूसरे सीजन में अभिनय किया और मास्कर सिंगर ऑस्ट्रेलिया 2019 के पहले सीजन में पैनलिस्ट के रूप में काम किया। 2016 और 2018 के बीच उन्होंने ग्रीस में 3 बीच क्लब खोले, जो एमटीवी रियलिटी टेलीविजन सीरीज लिंडसे लोहान बीच क्लब 2019 का केंद्र बिंदु थे। नेटफ्लिक्स के साथ मल्टीपिक्चर डील साइन करने के बाद लोहान ने रोमांटिक कॉमेडी फॉलिंग फॉर क्रिसमस 2022। प्रारंभिक जीवन। लिंडसे डी लोहान का जन्म 2 जुलाई 1986 को न्यूयॉर्क शहर के 5 नगरों में से एक ब्रोंक्स में हुआ था। 4, 6 और वे न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के मेरिक और कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में पली बड़ी। 7, वह दीना, नी सुलिवन, 8 और माइकल लोहान की सबसे बड़ी संतान है। 9, उनके पिता, जो पूर्व वॉल स्ट्रीट व्यापारी थे, कई मौकों पर कानून की मुसीबत में पड़ चुके हैं। 10, 11, उनकी मां पूर्व गायिका और नर्तकी है। 12, लोहान के 3 छोटे भाई बहन हैं, जिनमें से सभी मॉडल या अभिनेता रहे हैं। माइकल जूनियर, जो 1998 में द पेरेंट ट्रैप में लोहान के साथ दिखाई दिए थे। एलियाना, जिन्हें अली के रूप में जाना जाता है, उनके नाना सुप्रसिद्ध आयरिश कैथोलिक दिग्गज थे और उनके परदादा जॉन एल सुलिवन लॉन्ग आइलैंड पर प्रोलाइफ पार्टी के सहसंस्थापक थे। 13, उन्होंने 11वीं कक्षा में घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। 14, लोहान के माता पिता ने 1985 में शादी की, जब लिंडसे 3 साल की थीं, तब वे अलग हो गए और बाद में फिर से एक हो गए। 10, 15, वे 2005 में फिर से अलग हो गए और 2007 में उनका तलाक फाइनल हो गया। 16, 17, आजीविका। शुरुआत 1989 से 2002। लोहान ने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में फोर्ड मॉडल्स के साथ एक बाल मॉडल के रूप में की थी। 18, 19, उन्होंने केल्विन क्लेन किड्स और एबरक्रॉम्बी के लिए मॉडलिंग की और पिज़्ज़ा हट और वेंडी जैसे ब्रांडों के लिए 60 से अधिक टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दीं, साथ ही बिल कॉस्बी के साथ जेलो स्पॉट में भी काम किया। 18, 19, 10 साल की उम्र तक, जब लोहान ने टेलीविजन सोप ओपेरा अदर वर्ल्ड में एलेक्जेंड्रा एली फाउलर की भूमिका निभाई, सोप ओपेरा पत्रिका ने कहा कि उन्हें पहले से ही शो बिजनेस की दिग्गज माना जाता था। लोहान 2005 में डिज्नी में लॉटीन और कॉमेडी हर्बी फुली लोडेड में अभिनय किया, जो मानवरूपी वोक्सवैगन बीटल हर्बी के साथ श्रृंखला की 5वीं फिल्म थी। उन्होंने एक कॉलेज ग्रेजुएट की भूमिका निभाई, जो जंक यार्ड में जीवित कार हर्बी को ढूंढती है। फिल्म ने दुनिया भर में $144 मिलियन की कमाई की, लेकिन इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 50, 51, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने लोहान को एक वास्तविक सितारा कहा, जो स्क्रीन पर पूरी तरह से घर जैसा महसूस करती है, जबकि जेम्स बेरार्डिनेली ने लिखा कि वह जितनी भी चमकदार स्टारलेट हो सकती है, लोहान कार के लिए दूसरी भूमिका निभाती है। 52, 53, 2005 में लोहान मेटल द्वारा जारी माई सीन सेलिब्रिटी गुड़िया रखने वाली पहली व्यक्ति बनी। लोहान का दूसरा एल्बम ए लिटिल मोर पर्सनल रॉ दिसंबर 2005 में जारी किया गया था।
यह बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 20 पर पहुंच गया और अंततः गोल्ड प्रमाणित हुआ। 56 लोहान ने एल्बम के अधिकांश गीतों का सहलेखन किया, जिसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 58 स्लैंट मैगजीन ने इसे मनगढ़ंत सभी तथाकथित वजनदार विषय वस्तु के लिए इन हड्डियों पर बहुत अधिक मांस नहीं है। 58 लोहान ने खुद एल्बम के एकमात्र एकल कन्फेशंस ऑफ ए ब्रोकन हार्ट डॉटर टू फादर के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया, जिसमें उनकी बहन एलियाना लोहान शामिल है। 59 वीडियो उस दर्द का नाटकीय रूपांतरण है जो लोहान ने कहा कि उनके परिवार को उनके पिता के हाथों सहना पड़ा। 59 यह बिलबोर्ड हॉट 100 पर चार्ट करने वाला उनका पहला गाना था, जो 57वें नंबर पर पहुंच गया। 60 परिपक्व फिल्म भूमिकाएं और करियर में असफलताएं 2006 से 2011 लोहान की अगली व्यापक रूप से रिलीज हुई फिल्म रोमांटिक कॉमेडी जस्ट माई लक मई 2006 में रिलीज हुई और वैरायटी के अनुसार इसने उन्हें $7 मिलियन से अधिक की कमाई कराई। 61 ब्रैंडन ग्रे के अनुसार $5.7 मिलियन की ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कमाई ने मुख्य अभिनेत्री लिंडसे लोहान की जीत की लय को तोड़ दिया। 62 फिल्म को खराब समीक्षा मिली और लोहान को सबसे खराब अभिनेत्री के लिए अपना पहला गोल्डन रास्पबेरी नामांकन मिला। 63 64 जस्ट माई लक के बाद लोहान ने अधिक परिपक्व स्वतंत्र फिल्मों में छोटी भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया। 65 हास्य कलाकार गैरिसन कीलर के कार्यों पर आधारित रॉबर्ट ऑल्टमैन की कॉमेडी ए प्रेरी होम कंपेनियन, जिसमें लोहान मेरिल स्ट्रीप और लिली टॉमलिन के साथ सहकलाकार है, जून 2006 में सीमित रिलीज हुई थी। पीटर ट्रेवर्स ने रोलिंग स्टोन के लिए लिखा कि लोहान इस अवसर पर उभरती है। फ्रेंकी एंड जॉनी का रॉक द हाउस संस्करण पेश करती है। 66 सहकलाकार स्ट्रीप ने लोहान के अभिनय के बारे में कहा, वह कला के रूप की कमान संभालती है और पूरी तरह से कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से जीती है। 67 एमिलियो एस्टेवेज की ड्रामा बॉबी रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या से पहले के घंटों के बारे में नवंबर 2006 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 69 बॉबी कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में लोहान को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 70 मई 2007 में न्यूयॉर्क सिटी में जॉर्जिया रूल के प्रीमियर पर लोहान की अगली उपस्थिति अध्याय 27 में जॉन लेनन के एक प्रशंसक के रूप में थी, जो मार्क डेविड चैपमैन, जेरेड लेटो द्वारा अभिनीत से उस दिन दोस्ती करता है जिस दिन वह लेनन की हत्या करता है। फिल्मांकन 2006 की शुरुआत में समाप्त हो गया, लेकिन वितरक खोजने में कठिनाइयों के कारण फिल्म मार्च 2008 तक रिलीज नहीं हुई। 71 72 73 मई 2007 में ड्रामा जॉर्जिया रूल रिलीज हुई। फिल्म में लोहान ने एक बेकाबू किशोरी का किरदार निभाया है, जिसकी मां फेलिसिटी हफमैन उसे उसकी अपनी अलग रह रही मां जेन फोंडा के घर ले आती है। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा कि लोहान ने द्वेषपूर्ण राजकुमारी की आत्मप्रशंसा का एक सच्चा स्वर बजाया है। 74-75 सार्वजनिक किए गए एक पत्र में स्टूडियो के कार्यकारी जेम्स जी रॉबिन्सन ने लोहान को गैरजिम्मेदार और गैरपेशेवर कहा। उन्होंने सेट पर देर से आने और अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया और कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पूरी रात चलने वाली भारी पार्टी आपके तथाकथित थकावट का असली कारण है। 76-2007 में लोहान को फिल्म पुअर थिंग्स में कास्ट किया गया था। 77, 78, 79, 80 जिसे उन्होंने अंततः खो दिया। 81 जनवरी 2007 में लोहान की अपेंडिक्स की सर्जरी होने के कारण फिल्म आई नो हू किल्ड मी का निर्माण रोक दिया गया था। 82, 83, 84 जब लोहान पुनर्वसन में थीं, तब उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी और रात में सुविधा में लौट आईं। 85, 86 इसके तुरंत बाद लोहान ने ऑस्कर वाइल्ड की ए वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस के फिल्म रूपांतरण से हाथ खींच लिया। उनके प्रचारक ने कहा कि लोहान को
बेहतर होने पर ध्यान देने की जरूरत है। 88 अप्रैल 2007 में फिल्मांकन शुरू होने से कुछ समय पहले लोहान को द एज ऑफ लव में बदल दिया गया। निर्देशक ने बीमा कारणों का हवाला दिया और लोहान ने बाद में बताया कि वह उस समय वास्तव में बुरे समय से गुजर रही थीं। 90 91 लोहान ने द टुनाइट शो विद जे लेनो में अपनी निर्धारित उपस्थिति से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्हें आई नो हू किल्ड मी का प्रचार करना था। यह एक मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर है जिसमें वह दोहरे व्यक्तित्व वाली एक स्ट्रिपर की भूमिका में है। 92 जुलाई 2007 में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, जिसे एंटरटेनमेंट वीकली ने $3.5 मिलियन की बेहद कम कमाई कहा। 93 इसने लोहान को सबसे खराब अभिनेत्री के लिए 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार दिलाए, जिसमें लोहान पहले और दूसरे स्थान पर रहीं, जो कि खुद के साथ बराबरी पर रहीं। 94 हॉलीवुड के अधिकारियों और उद्योग के अंदरूनी लोगों ने टिप्पणी की कि लोहान के लिए तब तक रोजगार पाना मुश्किल होगा जब तक वह यह साबित नहीं कर देती कि वह शांत और विश्वसनीय है। उन्होंने बीमा हासिल करने में संभावित समस्याओं का हवाला दिया। 95 96 97 डिज्नी की 1998 की पारिवारिक कॉमेडी द पेरेंट ट्रैप, जो 1961 की फिल्म की रीमेक थी, में अभिनय करने के लिए जाने से पहले लोहान 1 साल तक एंदर वर्ल्ड में अपनी भूमिका में रहीं। उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई जो बचपन में अलग हो गए थे, जो अपने लंबे समय से तलाकशुदा माता-पिता को फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं, जिनकी भूमिका डेनिस क्वेयर और नताशा रिचर्डसन ने निभाई थी। 18 फिल्म ने दुनिया भर में $92 मिलियन कमाए और काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 23 लोहान को उनके पहले प्रदर्शन के लिए सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। आलोचक केनेथ तुरान ने लोहान को इस फिल्म की आत्मा उतनी ही कहा जितनी हेले मिल्स मूल की थीं, और आगे कहा कि वे 2 अलग-अलग व्यक्तित्वों को रचने में अपने पूर्ववर्ती से अधिक निपुण है। 24 18 19 25 14 वर्ष की आयु में लोहान ने अल्पकालिक श्रृंखला बेटे के पायलट एपिसोड में बेटे मिडलर की बेटी की भूमिका निभाई, लेकिन जब उत्पादन न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल्स में स्थानांतरित हो गया तो उन्होंने अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। 21-26 लोहान ने 2 टीवी के लिए बनी फिल्मों में अभिनय किया। 2000 में टायरा बैंक्स के साथ लाइफ साइज और 2002 में गेट ए क्लू। 18-19 एमिलियो एस्टेफन और उनकी पत्नी ग्लोरिया एस्टेफन ने सितंबर 2002 में लोहान के साथ 5 एल्बम उत्पादन सौदे पर हस्ताक्षर किए। 27 विश्वव्यापी मान्यता 2003 से 2005। 2003 में लोहान ने डिज्नी की पारिवारिक कॉमेडी फ्रीकी फ्राइडे के रीमेक में जेमी ली कर्टिस के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक मां और बेटी की भूमिका निभाई जो शरीर बदल लेती है और उन्हें एक दूसरे की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। लोहान की पहल पर उनके चरित्र को फिर से लिखा गया और गॉथ शैली से बदलकर अधिक मुख्यधारा में लाया गया। 28 उनके प्रदर्शन की काफी प्रशंसा हुई। आलोचक रोजर एबर्ट ने लिखा कि लोहान में अपनी किशोरावस्था के व्यक्तित्व के नीचे जोडी फोस्टर जैसी गंभीरता और इरादे का ध्यान है। 29 फ्रीकी फ्राइडे ने लोहान को 2004 के MTV मूवी अवार्ड्स में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस का पुरस्कार दिलाया और 2015 तक यह उनकी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही, जिसने दुनिया भर में $160 मिलियन की कमाई की और साथ ही रॉटन टोमाटोज पर 87% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की। 30 उन्होंने फिल्म अल्टीमेट के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया, जिसे फिल्म के प्रचार में मदद करने के लिए रेडियो डिज्नी पर रिलीज किया गया। यह गाना रेडियो डिज्नी के टॉप 30 में 18वें नंबर पर पहुंच गया। 2004 में लोहान ने 2 प्रमुख मोशन पिक्चर्स में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। पहली फिल्म डिज्नी की किशोर कॉमेडी कन्फेशंस ऑफ ए टीनेज ड्रामा क्वीन ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल $29 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस मोजो के ब्रैंडन ग्रे ने टिप्पणी की कि यह उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी क्योंकि यह पूरी तरह से युवा लड़कियों के लिए थी। 33 लेकिन फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा नहीं मिली।
34 शिकागो ट्रिब्यून के रॉबर्ट के एल्डर ने लिखा कि हालांकि अभी भी एक होनहार स्टार है, लोहान को कन्फेशंस के लिए माफी मिलने से पहले थोड़ा प्रायश्चित करना होगा। 35 उस साल किशोर कॉमेडी मीन गर्ल्स में उनकी दूसरी मुख्य भूमिका ने लोहान की डिज्नी से स्वतंत्र पहली फिल्म को चिह्नित किया। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $129 मिलियन की कमाई की और ब्रैंडन ग्रे के अनुसार नई किशोर फिल्म क्वीन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। 33 36 37 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने लिखा कि लोहान संवेदनशील और आकर्षक है, दर्शकों की सहानुभूति के लिए एक ठोस स्थान है। 38 वैरायटी के डेविड रूनी ने कहा कि लोहान बहुत आकर्षण, जोश और निपुण कॉमिक टाइमिंग प्रदर्शित करते हैं। 39 लोहान को 2004 के टीन चॉइस अवार्ड्स में फ्रीकी फ्राइडे और मीन गर्ल्स के लिए 4 पुरस्कार मिले, जिनमें ब्रेकआउट मूवी स्टार भी शामिल है। 40 मीन गर्ल्स ने उन्हें 2005 MTV मूवी अवार्ड्स में भी 2 पुरस्कार दिलाए। 41 2021 में द न्यू यॉर्कर के आलोचक रिचर्ड ब्रॉडी ने सदी के अब तक के सर्वश्रेष्ठ मूवी प्रदर्शनों की अपनी सूची में मीन गर्ल्स में लोहान के प्रदर्शन को 11वें नंबर पर रखा। मीन गर्ल्स के साथ लोहान की सार्वजनिक प्रोफाइल में काफी वृद्धि हुई। वैनिटी फेयर ने बताया कि कैसे वह एक घरेलू नाम बन गई। पपराजी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी प्रेम जीवन और पार्टी करना गपशप साइटों और टैब्लॉयड मीडिया का लगातार लक्ष्य बन गया। 43 44 फिल्म के बाद, जिसकी पटकथा पूर्व सैटरडे नाइट लाइव लेखिका अभिनेत्री टीना फे ने लिखी थी और जिसमें कई सैटरडे नाइट लाइव कलाकार शामिल थे, लोहान ने 2004 और 2006 के बीच 3 बार शो की मेजबानी की। 18 2004 में, जब लोहान 17 वर्ष की थीं, तो वह MTV मूवी अवार्ड्स की सबसे कम उम्र की होस्ट बनी। 45 46 लोहान का पहला एल्बम स्पीक 7 दिसंबर 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह एल्बम कई वर्षों में कैसाब्लांका रिकॉर्ड्स का पहला उच्च विक्रेता था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मिलियन यूनिट बेची। एल्बम को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने टिप्पणी की कि लोहान एक बुरे गायक नहीं है, लेकिन एक असाधारण गायक भी नहीं है। 47 संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्बम बिलबोर्ड 200 पर चौथे नंबर पर पहुंच गया, जिसने अपने पहले सप्ताह में 2,61,762 प्रतियां बेचीं। 48 जर्मनी में एल्बम ने 53वें नंबर पर शुरुआत की और अपने चार्ट रन को पूरा करने में 4 सप्ताह का समय लिया। स्पीक के पहले 2 सिंगल्स, रूमर्स और ओवर, दोनों ही सफल रहे, जिसमें ओवर बबलिंग अंडर हॉट 100 सिंगल्स में शीर्ष पर रहा, जहां यह 3 सप्ताह तक रहा। इस गाने ने ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। अफवाहें बबलिंग अंडर हॉट 100 चार्ट पर 6ठे नंबर पर पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जहां यह 14वें नंबर पर पहुंच गया। अफवाहें के संगीत वीडियो को 2005 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पॉप वीडियो के लिए नामित किया गया था। दोनों गानों को MTV के टोटल रिक्वेस्ट लाइव पर खूब प्रसारित किया गया। 49 मई 2008 में लोहान का एकल बॉसी डिजिटल आउटलेट पर जारी किया गया और US बिलबोर्ड हॉट डांस क्लब प्ले चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया। उस महीने उन्होंने ABC की टेलीविजन श्रृंखला अगली बेटी में आई नो हू किल्ड मी के बाद पहली बार स्क्रीन पर उपस्थिति दर्ज कराई। 98 उन्होंने 4 एपिसोड में किम्मी कीगन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो कि नायक बेटी सुआरेज की पुरानी स्कूल की साथी थी। 99 कॉमेडी लेबर पेन में लोहान एक ऐसी महिला का किरदार निभाती है जो गर्भवती होने का नाटक करती है। शूटिंग के दौरान लोहान के मैनेजर ने पपराजी के साथ मिलकर मीडिया को पार्टी करने के बजाय उनका काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। 100 इसे मूल रूप से एक नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया था ऑनलाइन। 102
द न्यूयॉर्क टाइम्स की एलेसेंड्रा स्टेनली ने लिखा कि यह एक विलक्षण बाल कलाकार की विजयी वापसी नहीं है। लेबर पेन कभी भी सुश्री लोहान द्वारा भूमिका में लाए गए भारी बोझ से मुक्त नहीं होती है। 103 लोहान यूएस टीवी स्टाइल प्रतियोगिता प्रोजेक्ट रनवे के छठे सीजन के प्रीमियर एपिसोड में अतिथि जज थीं, जो अगस्त 2009 में प्रसारित हुआ था। 104 2011 में लोहान ने भारत में मानव तस्करी के बारे में ब्रिटिश टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री लिंडसे लोहान्स इंडियन जर्नी का वर्णन और प्रस्तुतिकरण किया। इसे दिसंबर 2009 में भारत में एक सप्ताह के दौरान फिल्माया गया था और अप्रैल 2010 में BBC 3 पर प्रसारित किया गया था। 105 106 लोहान को काम पर रखने के लिए BBC की आलोचना की गई थी, और जबकि समीक्षकों ने डॉक्यूमेंट्री को सम्मोहक कहा, उन्होंने लोहान की उपस्थिति को अजीब और विचलित करने वाला भी पाया। 107 108 109 लोहान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत में मेरी उपस्थिति इस फिल्म को बनाने में उठाए गए वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता लाएगी। 110 अप्रैल 2010 में लोहान को फिल्म द अदर साइड से निकाल दिया गया था, जहां उन्हें अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। निर्देशक ने कहा कि वह बैंकेबल नहीं थीं। 44 111 112 जून 2010 में लोहान ब्रावो पर फोटोग्राफर डॉक्यू सीरीज डबल एक्सपोजर में एक फैशन शूट का विषय थीं। 113 रॉबर्ट रॉड्रिग्ज की एक्शन एक्सप्लॉयटेशन फिल्म माचेटे सितंबर 2010 में रिलीज हुई। फिल्म में लोहान का किरदार ड्रग्स लेता है, अपने अधिकांश रूप में नग्न है और बाद में एक मशीन गन लेकर नन की पोशाक पहनता है। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। वाशिंगटन पोस्ट ने उनके किरदार को खुद का एक ट्रैम्पियर संस्करण या कम से कम उनकी टैब्लॉयड छवि के रूप में वर्णित किया। 114 Premiere.com ने कहा कि वह भयानक थी, जबकि वैरायटी ने इसे कुछ समय में उसका सबसे अच्छा काम कहा। 115 116 अपने पुनर्वास और कानूनी व्यस्तताओं के कारण लोहान ने फिल्म के प्रचार में भाग नहीं लिया। 117 118 119 लोहान ने 2010 में इनएप्रोप्रिएट कॉमेडी के लिए एक स्केच फिल्माया, जिसमें वह मर्लिन मुनरो की तरह कपड़े पहने हुए है। फिल्म को वितरक खोजने में समस्याएं हुई और 2013 तक रिलीज नहीं हुई, जब इसे बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक स्वागत से खराब प्रतिक्रिया मिली। 120 121 122 लोहान अक्टूबर 2010 में वैनिटी फेयर के कवर पर दिखाई दीं। उन्होंने पत्रिका से कहा, मैं अपना करियर वापस चाहती हूं और मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हूं। 44 120 123 टेलीविजन कार्य और स्टेज डेब्यू 2012 से 2020 मार्च 2012 में चौथी बार शो की मेजबानी करने तक लोहान 2006 से सैटरडे नाइट लाइव में नहीं दिखाई दी थीं। 124 उनकी उपस्थिति को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। आलोचकों ने उनकी व्यक्तिगत परेशानियों के आत्महीन संदर्भों की सराहना की, लेकिन यह भी टिप्पणी की कि उन्होंने काफी हद तक सहायक भूमिका निभाई। 125 इस एपिसोड को 7.4 मिलियन दर्शकों के साथ सीजन की दूसरी सबसे अधिक रेटिंग मिली थी। 126 127 लोहान ने अक्टूबर 2014 में अपना स्टेज डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने डेविड मैमेट की स्पीडद प्लो के लंदन वेस्ट एंड प्रोडक्शन में अभिनय किया, जो फिल्म व्यवसाय के बारे में एक व्यंग्य था। उन्होंने हॉलीवुड के एक कार्यकारी की सचिव करेन की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से मैडोना द्वारा निभाई गई भूमिका थी। लोहान के प्रदर्शन की समीक्षा मिश्रित थी। एसोसिएटेड प्रेस ने समग्र रूप से आलोचनात्मक स्वागत को गुनगुना बताया। 160 द स्टेज ने कहा कि वह अपनी लीग से बाहर थी, जबकि द टाइम्स ने लिखा कि वह थोड़ा अभिनय कर सकती है और द गार्जियन ने कहा कि वह आसानी से मंच संभालती है। 161 162 2015 में अंग्रेजी बैंड ड्यूरन ड्यूरन ने घोषणा की कि लोहान को उनके 14वें स्टूडियो एल्बम
पेपर गॉड्स के गीत डांसोफोबिया में दिखाया गया था। 163 उस वर्ष उन्होंने बेल्जियम में एक स्वतंत्र अलौकिक थ्रिलर एमोंग द शैडोज फिल्माया। 164 इस परियोजना ने अपनी रिलीज के साथ कई देरी देखी और अंततः फरवरी 2018 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यूरोपीय फिल्म बाजार में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया। 165 इसे 5 मार्च 2019 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। 166 जुलाई 2018 में सिक नोट का दूसरा सीजन, जिसमें लोहान की एक आवर्ती भूमिका थी, का प्रीमियर स्काई वन पर हुआ। 167 लोहान ने एमटीवी रियलिटी सीरीज लिंडसे लोहान्स बीच क्लब 201 9 169 170 जुलाई 2019 में यह घोषणा की गई थी कि लोहान मास्क सिंगर के ऑस्ट्रेलियाई संस्करण में पैनलिस्टों में से एक होंगी। 171 रियलिटी गायन प्रतियोगिता श्रृंखला का प्रीमियर सितंबर 2019 में हुआ और उसी वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुआ। 172 7 जुलाई 2020 को पता चला कि लोहान दूसरे सीजन के लिए जजिंग पैनल में वापस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वह कोविड-19 महामारी और यात्रा प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के कारण दुबई से मेलबर्न की यात्रा नहीं कर सकती थी। 173 जून 2019 में लोहान ने नया संगीत जारी करने के लिए रिपब्लिक रिकॉर्ड्स की सहायक कंपनी कैसाब्लांका रिकॉर्ड्स के साथ फिर से हस्ताक्षर किए। 174 1 अप्रैल 2020 को लोहान ने घोषणा की कि वह बैक टू मी रिलीज करेंगी, जो 12 वर्षों में उनका पहला एकल है। यह गाना 3 अप्रैल को रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 175 फिल्म में वापसी और पुनरुत्थान 2021 वर्तमान मई 2021 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि लोहान एक क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय करके अभिनय में वापसी करेंगी, जिसमें वह स्कीइंग दुर्घटना के बाद भूलने की बीमारी से पीड़ित एक होटल उत्तराधिकारी की भूमिका निभाएंगी। 176 फॉलिंग फॉर क्रिसमस 10 नवंबर 2022 को रिलीज हुई, जो एक दशक से अधिक समय में किसी प्रमुख प्रोडक्शन में उनकी पहली भूमिका थी। 177 लोहान ने फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए मूल गाने और जिंगल बेल रॉक का एक कवर गाया, जिसे प्रचार एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 178 फॉलिंग फॉर क्रिसमस उस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में 2022 में रिलीज हुई सबसे अधिक देखी जाने वाली हॉलिडे फिल्म थी। 17/9 180 फिल्म में लोहान के प्रदर्शन को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 181 मार्च 2022 में नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि लोहान ने स्ट्रीमिंग सेवा के लिए 2 और फिल्मों में अभिनय करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 184 185 सितंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि लोहान रोमांटिक कॉमेडी आयरिश विश में अभिनय करने के लिए तैयार थीं, जिसे मार्च 2024 में रिलीज किया गया था। 186 187 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने कहा कि लोहान ने एक दृश्य को रोशन करने की अपनी क्षमता नहीं खोई है, उनके पास एक अनुभवी चमक है। 188 टाइम की स्टेफनी जरेक सहमत थीं और उनका मानना था कि इस प्रदर्शन के बारे में कुछ आकर्षक और दिल को छू लेने वाला है। 189 सौदे के तहत दूसरी फिल्म अवर लिटिल सीक्रेट का निर्माण जनवरी 2024 में शुरू हुआ। 190 5 191 192 मई 2023 में यह बताया गया कि लोहान फ्रीकी फ्राइडे के सीक्वल में अन्ना कोलमैन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जिससे यह वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ उनकी 5वीं फीचर फिल्म बन जाएगी। फिल्म को 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। 193 अन्य उद्यम पहनावा 2007 में केल्विन क्लेन शो के बाद की पार्टी में भाग लेती हुई लोहान जिल स्टुअर्ट, म्यू म्यू और 2008 के वीजा स्वैप ब्रिटिश फैशन अभियान का चेहरा रही है। 194 195 वह स्प्रिंगसमर 2009 अभियान के लिए इतालवी कपड़ों की कंपनी फोनरीना का चेहरा भी थी। 194 लोहान का मर्लिन
मुनरो के प्रति आकर्षण तब से है जब उन्होंने द पेरेंट ट्रैप शूट के दौरान नियाग्रा को देखा था। 196 न्यूयॉर्क पत्रिका के 2008 के स्प्रिंग फैशन संस्करण में लोहान ने मुनरो के अंतिम फोटोशूट को फिर से बनाया, जिसे द लास्ट सिटिंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें नग्नता भी शामिल है, और शूट को एक सम्मान कहा। 196 मई 2012 में लोहान टेलीविजन सीरीज ग्ली के एपिसोड नेशंस में एक सेलिब्रिटी जज के रूप में कुछ समय के लिए दिखाई दी। 128 लोहान ने कलाकार रिचर्ड फिलिप्स की आर्ट फिल्म फर्स्ट पॉइंट में एक सर्फर की भूमिका निभाई है। यह जून 2012 में आर्ट बेसल में शुरू हुई और इसमें डेफ्ट पंक के थॉमस बेंगल्टर का स्कोर है। लोहान के काम पर आलोचकों की टिप्पणियां मिश्रित थीं। 129 130 2019 में लोहान ने टीवी के लिए बनी जीवनी पर आधारित फिल्म लिज एंड डिक में एलिजाबेथ टेलर की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर नवंबर 2012 में लाइफटाइम केबल चैनल पर हुआ था। लोहान के प्रदर्शन की समीक्षाएं बड़े पैमाने पर, लेकिन सर्वसम्मति से नहीं, नकारात्मक थीं। हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि वह दयनीय थी, जबकि वैरायटी ने उसे पर्याप्त कहा। 131 132 एंटरटेनमेंट वीकली ने 3.5 मिलियन की प्रीमियर रेटिंग को थोड़ा नरम बताया। 133 निर्माण के दौरान पैरामेडिक्स को लोहान के होटल के कमरे में बुलाया गया, जो उनकी थकावट और निर्जलीकरण का इलाज कर रहे थे। 134 135 136 अप्रैल 2013 में हॉरर कॉमेडी स्केरी मूवी 5 रिलीज हुई। 137 138 139 लोहान ने शीन की कॉमेडी सीरीज एंगर मैनेजमेंट के अप्रैल 2013 के एपिसोड में खुद की अतिथि भूमिका भी निभाई। 140 अगस्त 2013 में द कैनियंस रिलीज हुई, जो पॉल श्रेडर द्वारा निर्देशित और ब्रेट ईस्टन एलिस द्वारा लिखित एक स्वतंत्र कामुक थ्रिलर थी। 141 142 इसे कम बजट में बनाया गया था, जिसका अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन फंड रेजर किकस्टार्टर के माध्यम से इकट्ठा किया गया था। लोहान को प्रतिदिन $100 और मुनाफे का एक हिस्सा मिलता था, और उन्हें सहनिर्माता के रूप में भी श्रेय दिया गया था। 134 न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने लोहान के साथ काम करना मुश्किल बताया और शूटिंग को लोहान और श्रेडर के बीच संघर्ष से भरा बताया। 134 लोहान और उनके सहकलाकार, वयस्क फिल्म अभिनेता जेम्स डीन, एक अभिनेत्री और एक निर्माता को अस्थिर रिश्ते में चित्रित करते हैं। फिल्म के लिए समीक्षा आमतौर पर खराब थी। 143 144 145 उसी महीने लोहान ने केबल टॉक शो चेल्सी लेटली के होस्ट के रूप में चेल्सी हैंडलर की जगह ली। उन्हें अपनी उपस्थिति के लिए ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और शो ने साल की अपनी सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की। 146 147 148 8 भाग की डॉक्यूसीरीज लिंडसे को मार्च और अप्रैल 2014 में ओपरा विनफ्रे के ओन केबल नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। श्रृंखला में लोहान के जीवन और काम का अनुसरण किया गया, क्योंकि वह पुनर्वास छोड़ने के बाद न्यूयॉर्क शहर चली गईं। अंतिम एपिसोड में लोहान ने कहा कि उनका गर्भपात हो गया था, जिससे श्रृंखला का फिल्मांकन बाधित हुआ था। 149 प्रीमियर में 6,93,000 दर्शक थे, जिसे हॉलीवुड रिपोर्टर ने सोसो के रूप में वर्णित किया। 150 फिर रेटिंग गिर गई और समापन में केवल 4,06,000 दर्शक थे। 151 152 न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने श्रृंखला को आश्चर्यजनक रूप से नियमित कहा। वैरायटी ने इसे उबाऊ बताया, जबकि लिज स्मिथ ने कहा कि यह सम्मोहक और आमतौर पर देखने में दर्दनाक था। 153 154 155 दिसंबर 2013 में लोहान ने डिक क्लार्क के न्यू ईयर रॉकिन ईव में अपने सेट से पहले माइली साइरस का परिचय कराया। 156 अप्रैल 2014 में लोहान ने सीबीएस सिटकॉम 2 ब्रोक गर्ल्स के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 157 158 इस समय के आसपास लोहान ने एक फिल्म की घोषणा की और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसका शीर्षक इनकॉन्सीवेबल था,
जिसे अज्ञात कारणों से कभी नहीं बनाया गया था। 159 इयान माइकल हार्डिंग एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 2010 से 2017 तक फ्रीफॉर्म मिस्ट्री ड्रामा प्रिटी लिटिल लार्स में एजरा फिज की भूमिका के लिए जाना जाता है। जीवनी हार्डिंग का जन्म पश्चिमी जर्मनी के हिडलबर्ग में एक अमेरिकी सैन्य परिवार में हुआ था। कुछ साल बाद उनका परिवार वर्जीनिया चला गया, जहां वे अपने हाई स्कूल नॉर्थ बेथेस्डा, मैरीलैंड में जॉर्जटाउन प्रिपरेटरी स्कूल के ड्रामा क्लब में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हार्डिंग को सारा शेपर्ड की इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित फ्रीफॉर्म मिस्ट्री ड्रामा प्रिटी लिटिल लार्स में एरिया मोंटगोमरी, लूसी हेल के प्रेमी एजरा फिज के रूप में लिया गया था। यह श्रृंखला 8 जून 2010 से 27 जून 2017 तक चली। 5 हार्डिंग ने अपनी भूमिका के लिए 7 टीन च्वाइस अवार्ड जीते। 6 हार्डिंग ने 2019 में सोफी हार्ट से शादी की। उनका पहला बच्चा, एक बेटा, सितंबर 2022 में पैदा हुआ। 7 हार्डिंग अपनी मां, जो 20 से अधिक वर्षों से ल्यूपस के साथ रह रही है, का समर्थन करने के लिए ल्यूपस अनुसंधान और शिक्षा के लिए धन और जागरूकता बढ़ाने के लिए अमेरिका के ल्यूपस फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। 8 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2009 एडवेंचरलैंड धनवान प्रेपस्टर 2010 प्यार और अन्य ड्रग्स फाइजर प्रशिक्षु एक बिना श्रेय उद्धरण आवश्यक 2011 डेड टाइम स्टोरीज खंड 2 रयान 2015 लत 60 के दशक की एक प्रेम कहानी मैक्स बोर्नस्टीन इसे डायनामाइट ए कॉशनरी टेल के नाम से भी जाना जाता है 2016 सुपरनोवा एलेक्स 2017 जिन लोगों को आप जानते हो फिलिप 2018 कार्यालय विद्रोह निकोलस फ्रोहम 2019 फोर्ड बनाम फेरारी फोर्ड कार्यकारी इयान 2022 नफरत करने वाला ब्रेंट 2024 हमारा छोटा सा रेहे से लोगान टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 NCIS लॉस एंजल्स कर्टिस लैक्रॉस एपिसोड द बैंक जॉब 2010 से 2017 प्रीटी लिटिल लायर्स एजरा फिच मुख्य भूमिका 2012 पंक्ड वह स्वयं एपिसोड लूसी हेल मैं डीजे नहीं हूं मैट टेलीविजन फिल्म 2016 ब्रेक द म्यूजिकल रॉकस्टार एपिसोड ब्रेक जिसका मैं इंतजार कर रहा था 2017 स्क्रिप्ट पलटे उत्पन्न करने वाला मिनी सीरीज पतली बर्फ एंड्रयू अप्रसारित टेलीविजन श्रृंखला 2019 शिकागो मेड फिलिप डेविस आवर्ती भूमिका 11 एपिसोड 2020 किपो और वंडरबीस्ट्स का युग हैरिस केवल आवाज आवर्ती भूमिका 3 एपिसोड 2021 मैग्नम पीआई एडेन वाकर एपिसोड मृत्यु तक 2022 लंबी धीमी सांस छोड़े एडी हेगन 12 एपिसोड क्रिसमस के भूत हमेशा पीटर बैरन टेलीविजन फिल्म 2024 नींबू की बूंदों का जादू रोरी टेलीविजन फिल्म 2008 में लोहान ने एक कपड़ों की लाइन 6126 लॉन्च की जिसका नाम मोनरो की जन्मतिथि 1 जून 1926 को दर्शाता है। यह लाइन लेगिंग के साथ शुरू हुई और फिर एक पूर्ण संग्रह में विस्तारित हुई जिसमें अप्रैल 2010 तक 280 पीस शामिल थे। 197, 198, 199 जनवरी 2009 में लोहान प्रोजेक्ट रनवे में अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई दीं। सितंबर 2009 में वह फ्रांसीसी फैशन हाउस इमानुएल उंगारो की कलात्मक सलाहकार बन गईं। 200 एंटरटेनमेंट वीकली और न्यूयॉर्क के अनुसार अक्टूबर में लोहान की सलाहकार के रूप में डिजाइनर एस्ट्रेला आर्चेस द्वारा एक संग्रह प्रस्तुत किया गया जिसे विनाशकारी स्वागत मिलान 201, 202 लोहान ने मार्च 2010 में कंपनी छोड़ दी। 203 वह प्लेबॉय पत्रिका के जनवरी-फरवरी 2012 के अंक में दिखाई दी
जो पत्रिका के पहले अंक से मर्लिन मुनरो के नग्न चित्र से प्रेरित एक शूट में था। 204, 205 संपादक ह्यूग हेफन ने कहा कि लोहान का अंक बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ रहा था। 206, 2020 में लोहान ने यूके स्थित बुटीक ब्रांड लिली बेकर के साथ मिलकर एक ज्वेलरी लाइन डिजाइन और रिलीज की। 207, 2022 में उन्होंने एक्टिववियर ब्रांड ऑलबर्ट्स के साथ मिलकर एक सीमित संस्करण वाला स्नीकर कलेक्शन लॉन्च किया। 208, 209, 2023 में लोहान ने नेस्टिक के साथ मिलकर महासागर थीम वाले नर्सरी एक्सेसरीज की एक लाइन तैयार की। 210, 211 मेहमान नवाजी। 2016 में डेनिस पापागेओर्गियोव के सहयोग से लोहान ने एथेंस, ग्रीस में अपना पहला नाइट क्लब, लोहान नाइट क्लब खोला। 212, 2018 में उन्होंने ग्रीक द्वीप माइकोनोस पर एक बीच रिसॉर्ट खोला और बाद में इलिसोस बीच, रोड्स में अपना दूसरा रिसॉर्ट खोला। 213, 214 डिजिटल। 2014 में फ्री टू प्ले वीडियो गेम ऐप लिंडसे लोहान की द प्राइस ऑफ फेम को iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। 215, 216, 2017 में लोहान ने एक लाइफस्टाइल साइट प्रीमियम लॉन्च की जिसे ग्राहक $2.99 प्रति माह पर एक्सेस कर सकते थे। 217, 218, 219, 2021 में रेड एरो के स्टूडियो 71 ने खुलासा किया कि उसने लोहान को एक नया पॉडकास्ट होस्ट करने और लॉन्च करने के लिए साइन किया था। 220, तब यह घोषणा की गई थी कि पॉडकास्ट का नाम द लोहडाउन विद लिंडसे लोहान होगा। इसका प्रीमियर अप्रैल 2022 में हुआ और उस साल सितंबर तक चला। 221, 222, 223 व्यक्तिगत जीवन। मुख्य लेख लिंडसे लोहान का निजी जीवन। लोहान के निजी जीवन ने किशोरावस्था से ही मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, खासकर कानूनी समस्याओं और गिरफ्तारियों की एक श्रृंखला के बाद, जो 2013 तक जारी रही। वर्ष 2015 में पहली बार ऐसा हुआ जब वह 8 वर्षों से अधिक समय में परिवीक्षा मुक्त थी। उनका बचपन उथल-पुथल भरा रहा, जिसके बारे में उन्होंने 2007 में बात की, जिस वर्ष उनके माता-पिता ने अपने तलाक को अंतिम रूप दिया। मैं इस मायने में दूसरे माता-पिता की तरह महसूस करती हूं कि मैंने अपने परिवार को पालने में मदद की। मुझे अपनी मां और पिता के बीच बहुत ज्यादा रखा गया। 17, 224 संघर्षों के बावजूद लोहान ने अपने परिवार के बारे में बहुत प्यार से बात की। 225, 226 लेकिन 2000 के दशक के अंत में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता के साथ संपर्क तोड़ दिया था, उनके व्यवहार को अप्रत्याशित और व्यवहार में कठिन बताया। 227, 228, 229, 230, 2023 में लोहान ने कहा कि वह अपने माता-पिता दोनों के साथ अच्छे संबंध में थीं क्योंकि परिवार अप्रैल में इकट्ठा हुआ था, जो कथित तौर पर कम से कम 7 वर्षों में पहली बार एक साथ था। 231 लोहान के कई हाई प्रोफाइल रिश्ते रहे हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 2004 में अभिनेता विल्मर वाल्डेरामा, 2006 में हार्ड रॉक कैफे के वारिस हैरी मॉर्टन, 2008 में डीजे सामंथा रॉनसन, 232, 233, 234, 235 और 2016 में लंदन स्थित रूसी व्यापार वारिस इगोर ताराबासोव के साथ है। 236, 28 नवंबर 2021 को लोहान ने 3 साल की डेटिंग के बाद फाइनेंसर बेडर शम्मास से अपनी सगाई की घोषणा की। 237 बेडर शम्मास एक कुवैती नागरिक है और शम्मास परिवार का सदस्य है, जो 12 कुवैती ईसाई परिवारों में से एक है। 238 2 जुलाई 2022 को एक प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि लोहान और शम्मास विवाहित थे। 239 बाद में लोहान ने खुलासा किया कि उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को शादी कर ली है। 240 जुलाई 2023 में उन्होंने दुबई में अपने बेटे को जन्म दिया, जहां वह 2014 से रह रही है। 241 242 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख स्क्रीन और मंच पर लिंडसे लोहान।
1990 के दशक की शुरुआत में एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद 11 साल की उम्र में लोहान ने डिज्नी की द पेरेंट ट्रैप 1998 की बेहद सफल रीमेक में अपनी फिल्मी शुरुआत की। फ्रीकी फ्राइडे 2003 उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है, जबकि मीन गर्ल्स 2004 243 एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता, एक पंथ क्लासिक बन गई। हालांकि 2000 के दशक के अंत और 2010 की शुरुआत में उनके करियर को अक्सर कानूनी और व्यक्तिगत परेशानियों से बाधित किया गया था, लेकिन उन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 2024 तक उनके पास कई अन्य अभिनय क्रेडिट है। 244 245 डिस्कोग्राफी। जॉन रुडनित्स्की, जन्म 22 नवंबर 1989, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता और अभिनेता है। लॉस एंजल्स कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स के साथ एक कलाकार के रूप में सबसे पहले सफलता प्राप्त करने वाले रुडनित्स्की ने 2015 और 2016 के बीच शो के 41वें सीजन के दौरान एनबीसी स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में एक कलाकार के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के लिए व्यापक ध्यान आकर्षित किया। एसएनएल से अपने प्रस्थान के बाद उन्होंने 2019 की मिनी सीरीज के 22 में मैक्वाट की भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन। रुडनित्स्की हैरिंगटन पार्क, न्यू जर्सी के मूल निवासी है। 2 उनकी मां, करेन, न्यू जर्सी के रिजवुड में द वैली अस्पताल में एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 3 और उनके पिता, स्टीवन, आतिथ्य उद्योग में एक व्यवसायी है। 4 रुडनित्स्की ने ओल्ड टप्पन में नॉर्दर्न वैली रीजनल हाई स्कूल में पढ़ाई की। 5 इसके बाद उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन किया। उनके मामा माइकल ओरेन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व इजरायली राजदूत है। 6 रुडनित्स्की यहूदी है। 7 आजीविका। रुडनित्स्की ने ग्राउंडलिंग्स के साथ प्रदर्शन किया। 8 31 अगस्त 2015 को यह घोषणा की गई कि रुडनित्स्की शो के 41वें सीजन के लिए एक फीचर्ड खिलाड़ी के रूप में सैटरडे नाइट लाइव के कलाकारों में शामिल होंगे। 9-10 उस सीजन के तीसरे एपिसोड में रुडनित्स्की ने एक स्केच में एंडरसन कूपर का किरदार निभाया, जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए मॉडरेटर के रूप में काम कर रहा था, जिसके लिए उन्हें कूपर की आलोचना मिली। 11 उन्होंने वुल्फ ब्लिट्जर, जॉन मेयर, मार्टिन स्कॉर्सेसे, टॉम क्रूज और व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होस्ट किए गए सीजन 41 के एपिसोड के ड्रेस रिहर्सल स्केच में की नकल भी की है, जबकि वीकेंड अपडेट के लिए डर्टी डांसिंग स्केच भी किया है, जिसे सीजन के लिए उनके उच्च बिंदुओं में से एक माना गया था। 9 अगस्त 2016 को यह बताया गया कि रुडनित्स्की 2017 में रुडनित्स्की ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होम अगेन में रीज विदरस्पून के साथ अभिनय किया। 14 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स रिलीज सेट इट अप में माइक की भूमिका निभाई। उन्होंने एनबीसी पायलट रिलेटिवली हैप्पी में जेन लिंच और जेनेविव एंजेल्सन के साथ अभिनय किया, जिसे नहीं चुना गया। 15 मार्च 2020 में रुडनित्स्की को म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज द बिग लीप में माइक डेवरीज के रूप में लिया गया, जिसका प्रीमियर 20 सितंबर 2021 को फॉक्स पर हुआ। 16-17 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 टू बिट वाल्चर लड़का। 2015 क्लिंट हॉवर्ड ने मिल्ला जोवोविच और फ्रेड विलार्ड के साथ पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग को फिर से शुरू किया। 80 लघु फिल्म। घपला बरछा। 2017 फिर से होम जॉर्ज। 2018 गर्मी के दिन, गर्मी की रातें में लो इसे स्थापित माइक। कोई भी मूर्ख नहीं बेंजी। 2020 मेरे सारे जीवन में क्रिस, बारटेंडर। 2023 युवा पत्नी डेव। बोर्डवॉक के नीचे, सर्वकुंची आवाज। इच्छा। टिम मीडोज, जन्म 5 फरवरी 1961, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। वह एनबीसी स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में सबसे लंबे समय तक चलने वाले कलाकारों में से एक थे,
जहां वे 1991 से 2000 तक 10 सीजन तक दिखाई दिए। एसएनएल में अपने काम के लिए उन्हें 1993 में वैरायटी सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने द गोल्डबर्ग्स में 6 सीजन के लिए एक ही किरदार को आवर्ती भूमिका में निभाने के बाद एबीसी सिटकॉम स्कूल्ड में 2 सीजन के लिए मुख्य किरदार जॉन ग्लासकॉट की भूमिका निभाई। मीडोज को 2004 की किशोर कॉमेडी फिल्म मीन गर्ल्स में प्रिंसिपल डुवेल की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, एक भूमिका जिसे उन्होंने बाद में मीन गर्ल्स 2 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, मीडोज नर्स के सहायक मार्डेल और चौकीदार लेथन मीडोज के बेटे हैं। 2 उन्होंने डेट्रायट में पर्शिंग हाई स्कूल में पढ़ाई की और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में टेलीविजन और रेडियो प्रसारण का अध्ययन किया। 3 आजीविका, मीडोज ने सूप किचन सैलून में कामचलाऊ कॉमेडी करना शुरू किया। 3 शो बिजनेस में मीडोज की शुरुआत शिकागो में द सेकंड सिटी कॉमेडी मंडली के सदस्य के रूप में हुई थी, जिसमें भावी स्टार क्रिस फार्ले भी शामिल थे। 1991 में मीडोज को सैटरडे नाइट लाइव में जगह मिली और वह एक लंबे समय तक कलाकार बने रहे। 2000 तक कार्यक्रम में दिखाई दिए। मीडोज 10 सीजन तक शो में थे। यह शो में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड था, जब तक कि इसे 2005 में डेरेल हैमंड ने पार नहीं कर दिया, जिसका रिकॉर्ड 2017 में केनन थॉम्पसन ने भी पार कर लिया। शो में मीडोज के लंबे कार्यकाल का इस्तेमाल 3 मोनोलॉग में एक मजाक के रूप में किया गया था, जब पूर्व कलाकार फिल हार्टमैन और माइक मायर्स शो में मेजबानी करने के लिए लौटे। 2008 में मीडोज एसएनएल पर अपने कार्यकाल के दौरान मीडोज अक्सर ओपरा विन्फ्रे, एरिका बरू, माइकल जैक्सन और टाइगर वुड्स सहित प्रसिद्ध हस्तियों की नकल करते थे और एक बार एक एसएनएल स्किट के समय में ओजे सिम्पसन और अल काउलिंग्स दोनों की नकल करने वाले एक त्वरित परिवर्तन कलाकार थे। कुछ स्किट्स में मीडोज ने खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभाया था, जैसे कि वीकेंड अपडेट पर आइस हॉकी का प्रशंसक होना, 1994 के एनएचएल लॉकआउट से अपना असंतोष व्यक्त करना और टिप्पणी करना, मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, बास्केटबॉल देखना। खुद के रूप में एक और स्केच पूरे एसएनएल कलाकारों को उनके सबसे प्रसिद्ध पात्रों के रूप में पेश कर रहा था, जैसे कि वेन और गर्थ, या मेलानी हत्सेल ने 1992 के लॉस एंजल्स दंगों की निंदा करते हुए एक गायन में जॉन ब्रैडी के रूप में, जो मीडोज की टिप्पणी के साथ समाप्त होता है, यह मेरे लिए व्यक्तिगत है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए कोई एसएनएल चरित्र नहीं है। आखिरकार उन्हें लियोन फेल्प्स के साथ एक मूल चरित्र मिला, द लेडीज मैन, एक हमेशा कामुक रूप से उत्तेजित टॉक शो होस्ट जो गलत तरीके से खुद को इस बात की जीवित परिभाषा मानता था कि महिलाएं एक पुरुष में क्या खोजती है। इस चरित्र को 2000 की फिल्म द लेडीज मैन में रूपांतरित किया गया था, जो चरित्र के प्यार और अपने प्रिय रेडियो कार्यक्रम के लिए एक उपयुक्त आउटलेट खोजने के प्रयासों पर आधारित थी। 2001 में उन्होंने 3 डेज में सहाभिनय किया। 2003 में वे द इवन स्टीवंस मूवी में माइल्स मैकडरमोट के रूप में दिखाई दिए। मीडोज जल्द ही अन्य परियोजनाओं में शामिल हो गए, जिसमें अल्पकालिक एनबीसी सिटकॉम द माइकल रिचर्ड्स शो में एक नियमित भूमिका और 2004 की फिल्म द कुकआउट में सहायक भूमिका शामिल है। उन्होंने दूसरे सीजन के एपिसोड द क्लाइंट में हिट एनबीसी कॉमेडी द ऑफिस में एक क्लाइंट के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई। उन्होंने मीन गर्ल्स में एक हाई स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका निभाई, जो एसएनएल की साथी कलाकार टीना फे द्वारा लिखी गई और सहअभिनीत फिल्म थी। उन्होंने हैंडसम बॉय मॉडलिंग स्कूल के एल्बम व्हाइट पीपल में भी भूमिका निभाई थी। 2007 में वे वॉक हार्ड द डेवी कॉक्स स्टोरी में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई दिए। मीडोज अन्य फीचर फिल्मों में भी नजर आए हैं, जिनमें कोनहेड्स, इट्स पैट और वेन्स वर्ल्ड 2 शामिल है। ये सभी लोकप्रिय एसएनएल पात्रों पर आधारित थीं और इन्हें अलग-अलग स्तर की सफलता मिली थी। उन्होंने अपने पूर्व एसएनएल सहकलाकारों रॉब श्नाइडर और डेविड स्पेड के साथ 2006 की फिल्म द बेंचवार्मर्स में सहअभिनय किया था। वह सीबीएस के गेम शो मैराथन ग्रीष्म 2006 में भी शामिल थे,
द कोलबर्ट रिपोर्ट में पीके विंसम की आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए थे, जो एक रूढ़िवादी पंडित और उद्यमी है, जिन्होंने रैली टू रिस्टोर सैनिटी एन और फियर में उपस्थिति दर्ज कराई थी और द बिल एंगवॉल शो और कर्ब योर एंथुसियाज्म में अभिनय किया था। वह कॉमिक फील्ड रिपोर्टर के रूप में क्रेग फर्ग्यूसन के साथ द लेट लेट शो में भी अक्सर अतिथि के रूप में आते थे। 31 मई 2008 को मीडोज ने कोलोराडो रॉकीज के विरुद्ध शिकागो शावक खेल के दौरान रिगले फील्ड में औपचारिक रूप से पहली पिच फेंकी तथा 7वीं पारी का संचालन किया। पेलेफेस्ट फॉल टीवी प्रीव्यू 2014 में मैरी मी के लिए मीडोज। 2014 में मीडोज ने केसी विल्सन और केन मैरिनो के साथ अल्पकालिक एनबीसी सिटकॉम मैरी मी में सहअभिनय किया। डैन बुकाटिंस्की और उन्होंने केविन्स की भूमिका निभाई, जो एनी विल्सन द्वारा अभिनीत के समलैंगिक पिता है, जिनके दोनों नाम केविन है। 2013 से वह एबीसी सिटकॉम द गोल्डबर्ग्स में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए है, जिसमें उन्होंने हाई स्कूल के तोता रखने वाले मार्गदर्शन सलाहकार मिस्टर ग्लासकॉट की भूमिका निभाई है। 2016 में उन्होंने चेरिल हाइन्स और जेसन सुदेकिस के साथ फॉक्स लाइव एक्शन एनिमेशन हाइब्रिड सन ऑफ जोर्न में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने ब्रुकलिन 99 में जेक पेराल्टा के नरभक्षी जेल सेलमेट के रूप में भी एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। मीडोज नेटफ्लिक्स के स्पेस फोर्स के दूसरे सीजन में स्टीव कैरेल अभिनीत है। मीडोज शिकागो और लॉस एंजिल्स में इम्प्रोव प्रदर्शन करना जारी रखते हैं, सबसे अधिक बार इम्प्रोव ओलंपिक और अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर जैसे स्थानों पर। 4 हीदर एनी कैंपबेल और माइल स्ट्रॉथ के साथ मीडोज अक्सर लॉस एंजिल्स में इम्प्रोवाइज्ड स्केच शो हीदर, माइल्स और टिम में प्रदर्शन करते थे। 17 फरवरी 2023 को मीडोज को ब्रॉडवे म्यूजिकल के स्टेज टू स्क्रीन रूपांतरण में पहली मीन गर्ल्स फिल्म से प्रिंसिपल रॉन डुवेल के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने की घोषणा की गई। 5 व्यक्तिगत जीवन। मीडोज ने 1997 में मिशेल टेलर से शादी की और उनके 2 बेटे हुए। 2005 में उनका तलाक हो गया। 6 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1993 कोनहेड्स एथलेटिक शंकु। वेन की दुनिया 2 सैमी डेविस जूनियर। 1994 यह पैट है KVIB-FM स्टेशन प्रबंधक। 2000 द लेडीज मैन लियोन फेल्प्स लेखक भी। 2003 वसाबी टूना डेव। 2004 लड़कियों का मतलब रॉन डुवेल। द कुकआउट चचेरा भाई लेरॉय। 2006 बेंच वार्मर्स वेन। 2007 वॉक हार्ड द डेवी कॉक्स स्टोरी सैम मैकफरसन। जूडी रेयस, जन्म 5 नवंबर 1967, एक अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल और निर्माता है, जिन्हें NBC बटा ABC मेडिकल कॉमेडी सीरीज स्क्रब्स 2001 से 2009 में कार्ला एस्पिनोसा के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। लाइफटाइम कॉमेडी ड्रामा डेवियस मेड्स 2013 से 2016 में जोइला डियाज के रूप में और TNT क्राइम कॉमेडी ड्रामा क्लॉज 2017 से 2022 में एनालिस क्विट एन जायस के रूप में। रेस ऑल टुगेदर नाउ 2020, स्माइल 2022 और बर रीबर्थ 2023 फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ लीड परफॉर्मेंस के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन। रेयस का जन्म 5 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में डोमिनिकन प्रवासियों के घर हुआ था। 1-2 उनकी 3 बहनें हैं। 3 जिसमें जोसेलिन रेयस नाम की एक भ्रातृजुड़वां बहन भी शामिल है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में एक पैरामेडिक की भूमिका निभाई थी। रेयस 13 साल की उम्र से लेकर 25 से 26 साल की उम्र तक बेनब्रिज एवेन्यू में पली बढ़ी। 3 उन्होंने मैनहट्टन में हंटर कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 4 आजीविका। 1990 के दशक की शुरुआत में रेयस ने कई शो में अतिथि भूमिका के साथ अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, NYPD ब्लू और द सोप्रानोस शामिल है। उन्होंने ओज में
टीना रिवेरा के रूप में एक आवर्ती भूमिका भी निभाई थी। वह 2001 से 2009 तक एनबीसी कॉमेडी स्क्रब्स में नर्स कार्ला एस्पिनोसा के अपने चित्रण के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। उन्होंने कई टेलीविजन फिल्मों में अभिनय किया है, मुख्य रूप से लाइफटाइम नेटवर्क के लिए, जिसमें लिटिल गर्ल लॉस्ट, द डेलीमर वेरा स्टोरी 2008 और द प्रेगनेंसी प्रोजेक्ट 2012 शामिल है। स्क्रब्स छोड़ने के बाद रेस ने कई शो में अतिथि भूमिका निभाई, जिनमें कैसल, मीडियम, ऑफ द मैप और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट शामिल है। 2011 में उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा गन हिल रोड में जेल में अपने पति के लौटने से जूझ रही एक मां की भूमिका निभाई। फिल्म रेस के मूल ब्रोंक्स में सेट है और इसका शीर्षक एक वास्तविक जीवन की सड़क को संदर्भित करता है जो बेनब्रिज एवेन्यू को जोड़ती है, जिस पर रेस खुद बरी हुई है। 3. फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 5. रेस ने कई फिल्मों में छोटी सहायक भूमिकाएं भी निभाई, जिनमें वेंट टू कोनी आइलैंड ऑन ए मिशन फ्रॉम गॉड, बी बैक बाय 5 1998, 2011 डलास अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रेस। 2012 में रेस को मार्क चेरी द्वारा निर्मित एबीसी कॉमेडी ड्रामा पायलट डेवियस मैड्स में वरिष्ठ नौकरानी सीरीज की नियमित जोइला डियाज के रूप में लिया गया था। 14 मई 2012 को श्रृंखला को एबीसी द्वारा नहीं चुना गया था, लेकिन 22 जून 2012 को लाइफटाइम ने 13 एपिसोड चलाने का आदेश दिया। 7. श्रृंखला का प्रीमियर 23 जून 2013 को हुआ। 8. डेवियस मैड्स का अंतिम एपिसोड 8 अगस्त 2016 को प्रसारित हुआ। 9. शो के रद्द होने के 2 हफ्ते बाद रेस को टीएनटी क्राइम कॉमेडी ड्रामा क्लॉज में नीसी नैश के साथ एनालीज क्वाइट एन जायस की भूमिका निभाते हुए लिया गया। उन्होंने सीडब्ल्यू कॉमेडी सीरीज जेन द वर्जिन 2015 से 19 में दीना मिलग्रो के रूप में और नेटफ्लिक्स कॉमेडी वन डे एट ए टाइम 2017 से 2020 में रमोना के रूप में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 2018 में एचबीओ ड्रामा सीरीज सक्सेशन में मीडिया समूह वेस्टार रॉयको के एटीएन न्यूज चैनल की कार्यकारी निर्माता ईवा की भूमिका निभाई। रेस ने कॉमेडी सीरीज सर्च पार्टी और बेटर थिंग्स में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई और ब्लैकिश में अतिथि भूमिका निभाई। 2022 में रेस ने बैटवुमन के सीजन 3 में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने किकी रूलेट की भूमिका निभाई, जो जोकर के जॉय बजर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। रेस ने स्वतंत्र फिल्मों माई नेम इज डेविड 2015 और गर्ल फ्लू 2016 में अभिनय किया और थ्रिलर फिल्म द सर्कल 2017 में सहायक भूमिका निभाई। 2021 में बनी टेलीविजन फिल्म टॉर्न फ्रॉम हर आर्म्स में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा टेलीविजन के लिए इमेजेन अवार्ड्स मिले। उद्धरण वांछित, वह 2020 की ड्रामा फिल्म ऑल टुगेदर नाउ में अपनी वन डे एट ए टाइम की सहकलाकार जस्टिना मचाडो के साथ दिखाई दी। 2022 में अलौकिक हॉरर फिल्म स्माइल में उनकी सहायक भूमिका थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $217 मिलियन से अधिक की कमाई की। 12, 13, 14 उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ लीड प्रदर्शन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड का नामांकन मिला। 15 इसके अलावा 2023 में रेस ने हॉरर कॉमेडी सीरीज द हॉरर ऑफ डोलोरेस रोच में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जो जस्टिना मचाडो के साथ फिर से दिखाई दी। 16 रेस 2017 में जॉन ग्रीन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित रोमांटिक ड्रामा फिल्म टर्टल्स ऑल द वे डाउन में मुख्य किरदार की मां के रूप में दिखाई देंगी। 17 उन्हें फ्रेंच सीरीज एचपीआई पर आधारित एबीसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज हाई पोटेंशियल में एक नियमित भूमिका में कैटलिन ओल्सन के साथ भी कास्ट किया गया था। 18 व्यक्तिगत जीवन 2012 इमेजन अवार्ड्स में रेस। मई 2002 तक रेस की शादी सिनेमेटोग्राफर एडविन फिगेरोआ से हो चुकी थी। 19 रेस निर्देशक जॉर्ज वालेंसिया के साथ रिश्ते में थे। उनकी एक बेटी है, लीला रे,
जिसका जन्म 27 नवंबर 2009 को हुआ। 2007 में उन्होंने गैरलाभकारी साउंड ऑफ गोल्ड फाउंडेशन की स्थापना की, जो युवा लड़कियों के लिए एक मनोरंजक शगल चैरिटी है। 21 फिल्मोग्राफी। पतली परत, चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1992 जैक और उसके दोस्त रोजी। 1996 बाहर का कोई मार्ग नहीं मारिया लेंटिनी डायरेक्ट टू वीडियो। 1997 लीना के सपने मार्टिसा। 1998 ईश्वर के एक मिशन पर कोनी द्वीप गया था। 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा वेट्रेस। तो दोस्तों इस मूवी की टोटल लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 41 मिनट रहने वाली है और 2024 की ये कॉमेडी एक तरह से रोमांस मूवी रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।